तारीख थी 27 फरवरी साल 2000। जगह जम्मू कश्मीर का रजौरी सेक्टर। खून जमा देने वाली ठंड थी, इतनी कि हड्डियां तक गल जाएं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी। और फिर अचानक सरहद पार से गोलियों और मोटार की गूंज ने उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। निशाना थी अशोक लिसनिंग पोस्ट, जो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बिना रुके भारी शेलिंग हो रही थी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ गोलीबारी नहीं थी, इसकी आड़ में एक बहुत ही घिनौनी और कायरतापूर्ण साजिश चल रही थी। रात के अंधेरे और गोलियों के शोर का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपने 25 खूंखार आतंकवादियों को अपनी सेना की एलीट SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की वर्दी पहनाकर LOC के इस पार भेज दिया था। जैसे ही ये दरिंदे बंकरों के पास पहुंचे, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सबसे आगे खड़े थे 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के जांबाज सिपाही बाऊ साहब मारुति तालेकर। उन्होंने सीना तान कर मुकाबला किया, पर दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आतंकियों ने उन पर पीछे से हमला किया, उनका गला रेता और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस पूरे दरिंदगी को जो लीड कर रहा था, वो एक ऐसा शैतान था जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाला था। उसका नाम था इलियास कश्मीरी। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक नए और कहीं ज्यादा खौफनाक दौर की शुरुआत थी। इलियास कश्मीरी सिपाही तालेकर के सिर को एक ट्रॉफी की तरह लेकर POK वापस लौटा और उसे सीधे पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने पेश किया। जरा सोचिए, जो इस स्लाइड पर लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। एक सैनिक का सिर काट कर लाने वाले आतंकवादी को कहा गया कि तुमने देश का सिर ऊंचा कर दिया। यहीं से, इसी पल से जन्म हुआ दुनिया के उस खूंखार आतंकी का, जिसे आगे चलकर ओसामा बिन लादेन के बाद धरती का सबसे खतरनाक आदमी कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि कोई इंसान इतना बड़ा शैतान आखिर बनता कैसे है? इसकी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से। 1964 में POK में पैदा हुआ था मोहम्मद इलियास कश्मीरी। शुरुआत में तो कम्युनिकेशंस की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बहुत जल्द कट्टरपंथियों के संपर्क में आया। पढ़ाई छोड़ दी और कराची के एक ऐसे मदरसे में चला गया जो जिहादी पैदा करने की फैक्ट्री बन चुका था। यहीं पर ISI की नज़र उस पर पड़ी। उसे सीधे अफगान युद्ध में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने भेज दिया गया, जहां एक धमाके में उसने अपनी एक आंख और एक उंगली तो खो दी, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा कट्टर होकर लौटा। अफगान जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने इस तैयार हथियार को खाली नहीं बैठने दिया। ISI ने कश्मीरी को भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा मोहरा बना लिया। उसने बनाई ब्रिगेड 313, एक ऐसी यूनिट जिसका नाम ही खौफ के लिए काफी था। मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए दिल्ली से विदेशी टूरिस्ट को किडनैप किया, सहारनपुर में पुलिस को चकमा भी दिया, लेकिन पुंछ में पकड़ा गया। और फिर 2 साल भारतीय जेल में रहने के बाद वो अंदरूनी मदद से फरार होकर वापस पाकिस्तान पहुंच गया और वहां उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया गया। लेकिन फिर आया 9/11 का हमला और पूरी दुनिया बदल गई। और ISI के इसी सबसे बड़े मोहरे ने अपने ही आकाओं को डसने का फैसला कर लिया। अब ये जो स्लाइड है, ये बहुत दिलचस्प है। 9/11 के बाद जब अमेरिका के दबाव में परवेज मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया, तो कश्मीरी आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसके साथ जिहाद के साथ गद्दारी हुई है। उसने अपनी ब्रिगेड को जैश-ए मोहम्मद में मिलाने से साफ इनकार कर दिया और 2003 में अपनी ही आका परवेज मुशर्रफ को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली। खैर, वो गिरफ्तार हुआ, उसे टॉर्चर भी किया गया और 2007 में वो रिहा हो गया। लेकिन फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ लाल मस्जिद कांड। सेना ने मस्जिद पर धावा बोया और 100 से ज्यादा कट्टरपंथी मारे गए। बस इसी घटना ने कश्मीरी के अंदर सोए हुए शैतान को पूरी तरह से जगा दिया। उसने खुले आम पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया। अब वो ISI का मोहरा नहीं था, वो सीधा उसामा बिन लादेन के संपर्क में आया और अल-कायदा का ग्लोबल कमांडर बन गया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पाकिस्तानी सेना के बागी अफसर तक उसकी ब्रिगेड में शामिल होने लगे थे। और फिर शुरू हुआ दुनिया को दहलाने का एक ऐसा सिलसिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान का पूर्व SSG चीफ जनरल अलवी
हत्या, आईएसआई और आर्मी का हेडक्वार्टर हमला, 26/11 मुंबई, कराची के कंट्रोल रूम से आतंकियों को वही निर्देश दे रहा था। सीआईए के 7 टॉप एजेंट्स मारे गए, पुणे की जर्मन बेकरी धमाका, डेनमार्क के अखबार में घुसकर पत्रकारों के सिर कलम करने का प्लान। ये लिस्ट ये तो खत्म ही नहीं होती थी। अब कश्मीरी ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वो उसामा बिन लादेन के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था और यहीं से शुरू हुई उसके अंत की कहानी। अगस्त 2010 अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया और उसके सिर पर $5 मिलियन यानी उस वक्त के हिसाब से लगभग 40 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। मई 2011 में जब अमेरिकी नेवी सील्स ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा तो अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सीआईए ने आईएसआई के सामने 5 आतंकियों की एक लिस्ट रखी और साफ साफ कहा, इन्हें खत्म करने में मदद करो वरना हम फिर आएंगे। और उस लिस्ट में पहला नाम था इलियास कश्मीरी। अमेरिका की धमकी काम कर गई। आईएसआई के खबरी भी सीआईए को जानकारी देने लगे। 3 जून 2011 को कश्मीरी को साउथ वजीरिस्तान में एक सेब के बगीचे में बने सेफ हाउस में ट्रैक कर लिया गया। रात के 11:15 बजे आसमान से मौत बरसी। एक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन से 1 नहीं 2 नहीं 4 हेलफायर मिसाइलें दागी गईं और वो सेफ हाउस एक आग के गोले में बदल गया। कश्मीरी अपने 8 साथियों के साथ उस मलबे में चीथड़ों में तब्दील हो चुका था। कुछ ही घंटों बाद खुद अल-कायदा ने एक बयान जारी कर पूरी दुनिया के सामने ये कबूल किया कि उनका चीफ कमांडर एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया है। एक भारतीय सैनिक का सिर काटने से लेकर दुनिया को दहलाने तक इलियास कश्मीरी की कहानी एक भयानक सबक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या आतंक को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कीमत आखिरकार उसे बनाने वालों को ही चुकानी पड़ती है।